हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज 5 फरवरी है और अभी सीटेट के एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं आपके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी सीटेट के एग्ज़ामिनेशन 7 फेब तक होने वाले हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपकी आंसर की आएगी, देन आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको उसके बारे में डिटेल जानना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पर ये सारे डाउट आपके क्लियर करे थे कि एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद आपका आंसर की कितने दिन बाद आएगा एंड देन फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आने वाली शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है वो ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन जीन पियाजे से पूछा है। मैंने आपको इसकी 4 स्टेजेस बताई थी न्यूमोनिक के साथ, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर रह गया, ये देखते हैं। सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ EVS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक सीटेट में पूछ लिए गए हैं। आप एक तरीके से कह सकते हैं ये एनालिसिस है इस बार का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो आपको बताना है निपुण का अर्थ क्या है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो निपुण भारत है ना, इस बार सीटेट में नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा। मैंने कुछ दिन पहले ही निपुण भारत के ऊपर एक वीडियो डाली थी, वो लगभग 3000 स्टूडेंट्स ने देख ली है। आप भी देख लीजिए, वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके MCQ मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए हुए थे। ठीक है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, बिकॉज़ वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। और जो आने वाला सीटेट होगा ना, अपकमिंग सीटेट, उसकी प्रिपरेशन भी इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम बढ़िया तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो आंसर होगा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ पर निधि है, यहाँ पर नीति होगा। ठीक है, 2020 किस पर बल देती है, तो आंसर होगा लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। ठीक है, लचीली मतलब होता है फ्लेक्सिबल। मैंने आपको टैग वर्ड्स के जो PDF शेयर किए हुए थे टेलीग्राम पे एंड जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था, लचीला मतलब होता है फ्लेक्सिबल। करिकुलम को एकदम फ्लेक्सिबल बनाना है, लचीला बनाना है। जहाँ भी लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। इसी की जगह अगर रिजिड आ जाए, कठोर आ जाए, दृढ़ आ जाए, तो वो होता है आपका नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, ये सब आपको ध्यान होगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। पुरानी वीडियोस मीन्स कुछ दिन पहले जो कंटिन्यूसली बन रही हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में आंसर होगा सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वे ऐसा करने में सक्षम है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपको ध्यान होगा पियाजे की थियोरी मैंने आपको करवाई थी, वो 3 चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहला ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप कोई काम कर सकते हैं अगर आपको किसी की हेल्प मिल जाए तो। ठीक है, दूसरा इन्होंने बात करी थी स्कैप फोल्डिंग की, यानी कि टेम्परेरी हेल्प की जो प्रोसेस होती है, हिंदी में इसको पाड़ या मचान बोलते हैं। और तीसरी चीज़ इन्होंने बताई थी MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ये एक पर्सन होगा जो आपको टेम्परेरी हेल्प देगा। ठीक है, डिटेल में हम थ्योरी में कर चुके हैं, आज हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो आंसर है वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ठीक है, यानी कि देने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मनीषा अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखना चाहती है। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो आंसर होगा पारंपरिक चरण में है, यानी कि कन्वेंशनल पीरियड में है। मैंने आपको कोहलबर्ग की थियोरी करवाई थी। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और उसके 3 लेवल बताए थे। ठीक है, 3 लेवल कौन कौन से बताए थे ये भी मैंने आपको सारा डिटेल में बताया है। एक है प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, यानी कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत एंड उत्तर या गैर परंपरागत। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ना, इन सभी के अंदर 2-2 स्टेजेस आती हैं, वो भी आपने पढ़नी है क्योंकि कोहलबर्ग हैं। देखिए 3 साइकोलॉजिस्ट, कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की, इन तीनों से ना इस बार सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप कह सकते हैं सीटेट 2023 के 3 फेवरेट साइकोलॉजिस्ट इस बार ये बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, इसकी जानकारी देता है। कौन? NEP 2020। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं आपको एंड में कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो हर शिफ्ट में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप वेट कीजिए, वीडियो के एंड पे हम उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय NCF 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देता है? तो आंसर होगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो आंसर है ऐसे संकेत देने चाहिए जो प्रासंगिक स्कीमा को सक्रिय करें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपने अगर टैग वर्ड्स वाली सीरीज़ मेरी देखी है और वो नोट्स देखे हैं तो आप पेडागोजी को तो आराम से सॉल्व कर जाएंगे टैग वर्ड्स की हेल्प से। मैंने आपको हमेशा बोला था जहाँ भी बच्चा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, क्रिएटिव होगा, तो वो ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होगा और राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो स्कीमा वर्ड है ना, ये किसने दिया था? तो ये स्कीमा वर्ड दिया था फ्रेंड्स पियाजे ने। ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया है कि स्कीमा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में दिया था पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, चॉम्स्की, तो आपने चूज़ करना है कि पियाजे से संबंधित है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? आंसर है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। देखिए मानक निर्देशित मूल्यांकन कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। जहाँ भी आपको दिख जाए ना फ्रेंड्स मानकीकृत मूल्यांकन, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड आ जाए यानी कि मानकीकृत, वो नेगेटिव है। और जहाँ भी आपको मूल्यांकन दिख जाए रचनात्मक मूल्यांकन हो रहा है यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे का कर रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और राइट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो आंसर होगा मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों नहीं है आपको ये बताना है, क्योंकि जो पुरस्कार होता है इससे आंतरिक अभिप्रेरणा खत्म हो जाती है यानी कि शीर्ण हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो अभिप्रेरणा होती है ना, 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होती है फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा और एक्सट्रिंसिक होती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये वो अभिप्रेरणा होती है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी मर्जी से करता है, अपनी रुचि से करता है, वो उस काम को करना चाहता है। और बाह्य अभिप्रेरणा होती है जब कोई व्यक्ति किसी काम को कोई रिवॉर्ड, कोई पुरस्कार, ये सब पाने के लिए करता है। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। और आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा पॉजिटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ।
अभी मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेकर आई हूँ। मुझे जितना भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है ना। मैं किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए या फिर बाहरी किसी रीज़न को लेकर के आपको आपके साथ नॉलेज शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर मेरा ये होता कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं और आपके साथ मैं ये सारी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो मेरे अंदर क्या होती, फिर बाह्य अभिप्रेरणा हो जाती। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? बताइए, करने चाहिए या नहीं? नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना है, बिना गलत होने के भय के। देखिए, अगर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया और सेम टाइम शिक्षिका अगर उस क्वेश्चन को सही कर रही है और बोले कि बच्चे से कि आपने जो है गलत उत्तर दिया है, इसका उत्तर ये नहीं ये होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चा नेक्स्ट टाइम से अभिव्यक्ति नहीं करेगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक भय होगा, डर होगा कि अगर पिछली बार की तरह मैंने आंसर गलत दे दिया तो फिर क्या होगा। इस तरह के भय हो सकते हैं बच्चों के मन में, तो इसीलिए कभी भी डायरेक्टली सेम टाइम जो है आंसर करेक्ट नहीं करवाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। तो आंसर है, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण कम करने के विभिन्न उपाय सोचिए। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सृजनात्मक बच्चों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सीटेट में नहीं है वाले, नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस बार बहुत लेंदी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स का कहना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी विशेषता नहीं है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। जब आपको जो होती हैं वो पता होगा तो आप नहीं वाला आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, अभिसारी सोच। ये विशेषता नहीं होती है। अभिसारी सोच ऐसी सोच होती है जब बच्चे का दिमाग एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है ना, तो वो अभिसारी सोच के अंदर आता है। अगर किसी क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हों, बहुत सारे, तो वो हमेशा अपसारी सोच कहलाता है और ये वाली सोच बेस्ट मानी जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभिसारी सोच बेस्ट नहीं होती है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसे बहुत अच्छा माना जाता है, इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चे का दिमाग अलग अलग दिशाओं में सोचता है, जैसे एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संप्रत्यय को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो आंसर है, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण देना, इससे बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का उचित तरीका है? तो आंसर है, विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये सिद्धांत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बार बार आपसे रिपीटेडली पूछा जा रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है, आपका जो विकास होता है वो सर से पैर की ओर होता है, यानी कि हेड टू टो होता है, इसे हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, आपको ध्यान रखना है। और एक विकास होता है जो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ईवीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन जो आपका सीटेट पेपर 1 में पूछा जा रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे इससे पहले जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाली शिफ्ट में जिनका एग्जामिनेशन है। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ईवीएस की कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? तो आंसर है, कहानियाँ होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कहानियाँ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप जानते होंगे जो ईवीएस है वो प्राइमरी चिल्ड्रंस के लिए होता है। ठीक है, यानी कि क्लास 3rd to 5th में होता है ईवीएस, ये आप जानते हैं ना। तो छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कहानियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? तो वो होगा फ्रेंड्स क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। अगर बच्चे फील्ड ट्रिप पर जाएंगे तो वो सबसे बेस्ट है। वो ओनली ईवीएस के लिए ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट को सीखने के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको टैग वर्ड्स में बताया था, अगर फील्ड ट्रिप पर बच्चे को ले जाया जा रहा है यानी कि क्षेत्र भ्रमण पर, तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? तो आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से वे उन्हें चुनती हैं जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती हैं। तो पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स स्पीसीज है वीवर पक्षी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पक्षियों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? वो होती है मैना। कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को पीछे की तरफ रोटेट कर पाता है, घुमा पाता है? वो होता है उल्लू। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी एक दिन में कितना घास फूस खा सकता है? तो हाथी खा सकता है 100 kg, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स हाथी, मेरे पास जितने भी नोट्स हैं ना उनमें से हाथी टॉपिक अलग से मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हुए थे, बिकॉज इससे इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं खेजड़ी वृक्ष कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये वृक्ष है आपका जोधपुर राजस्थान में। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी आपको याद रखनी है, जैसे इस वृक्ष की जो लकड़ी होती है वो कभी ख़राब नहीं होती है, उसमें दीमक नहीं लगती है, और खेजड़ी वृक्ष को जो है ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, उसमें 3 टॉपिक आपके क्लियर किए हैं। एक खेजड़ी वृक्ष है, एक रेगिस्तानी ओक है, और एक है घटपर्णी पौधा यानी कि पिचर प्लांट नेपेंथीज जिसको बोलते हैं। इन तीनों के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अप्रॉक्स 5 मिनट की है ओनली, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखकर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो आंसर है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। तो आंसर है उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, तो वो होता है फ्रेंड्स मोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो उद्देश्य होता है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सीटेट पेपर 2 साइंस वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आयरन जो है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गुड़ में, पालक में एंड आंवला में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी आप नोट कर लीजिए, आयरन की कमी से होता है एनीमिया, और एनीमिया रोग को दूर करने के लिए ही ये तीनों चीज़ें खाई जाती हैं, गुड़, पालक एंड आंवला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यही आ गया कि आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या होता है? तो वो होता है एनीमिया, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? तो आंसर है विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। नेक्स्ट है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो आंसर होगा ये समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए इन किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर
एंड नारियल की चटनी है। तो आंसर है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए है सेव मुरब्बा, ऑप्शन बी है दूध पनीर, ऑप्शन सी है कच्चा आम, ऑप्शन डी है दाल पापड़। तो आंसर होगा फ्रेंड्स दूध पनीर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर अगर कोई भी क्वेरी है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।